नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट की जो वास्तव में भारत का एक अनूठा भौगोलिक एनसाइक्लोपीडिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म पुराण की, जो 18 महापुराणों में से एक है और जिसकी विशेषता यह है कि इसका 60% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ जियोग्राफी को डेडिकेटेड है। आप में से अधिकतर लोग यह जानते ही होंगे कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं, लेकिन आज जो कहानियाँ हम सुनते हैं वो सिर्फ इन पुराणों की ऊपरी परत है। इनके अंदर छिपे हुए वैज्ञानिक सूत्र, गणितीय फॉर्मूले और ब्रह्मांडीय रहस्य हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। आने वाले वीडियोस में हम बाकी 17 पुराणों की मॉडर्न साइंस से कंपैरिजन के बारे में बताएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को मिस न करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और एक छोटा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि ब्रह्म पुराण की ऑथेंटिक जानकारी क्या है। इसमें लगभग 10,000 श्लोक हैं और यह 246 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 1979 में साहन और श्राइनर नाम के 2 स्कॉलर्स ने इसका डिटेल्ड एनालिसिस पब्लिश किया था और उन्होंने पाया कि यह मुख्यतः 3 रीजन्स की जियोग्राफी पर फोकस करता है: गोदावरी रिवर रीजन, ओडिशा के आसपास के एरियाज और राजस्थान की चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज। अब सवाल यह है कि आखिर ब्रह्म पुराण में जियोग्राफिकल कंटेंट इतना ज्यादा क्यों है। दरअसल यह सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल गाइड भी है। इसमें तीर्थ स्थानों की लोकेशंस, नदियों के कोर्सेज, पर्वत श्रृंखलाओं के वर्णन और अलग अलग रीजन्स के धार्मिक महत्व की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मॉडर्न स्कॉलर्स ने इसकी जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस को वेरीफाई किया तो पाया कि ये अमेजिंगली एक्यूरेट हैं। गोदावरी रिवर के बारे में जो भी जानकारी ब्रह्म पुराण में दी गई है वह आज की मॉडर्न जियोग्राफी से पूरी तरह मैच करती है। आइए अब डिटेल में समझते हैं कि ब्रह्म पुराण में गोदावरी रिवर सिस्टम का कैसा वर्णन है। पुराण में गोदावरी को गौतमी गंगा भी कहा गया है और इसकी ओरिजिन, फ्लो पैटर्न और मेजर ट्रिब्यूटरीज का बेहद एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। आज हम जानते हैं कि गोदावरी इंडिया की 2nd लॉन्गेस्ट रिवर है और यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलकर 1465 किलोमीटर का सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ब्रह्म पुराण में गोदावरी के किनारे स्थित तीर्थ स्थानों का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कौन से तीर्थ कहाँ स्थित हैं, उनका धार्मिक महत्व क्या है और वहाँ का भौगोलिक माहौल कैसा है। यह सिर्फ रिलीजियस इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल ट्रैवल गाइड भी है जो उस समय के पिलग्रिम्स को बताता था कि कैसे इन जगहों तक पहुंचा जाए। दूसरी मुख्य फोकस एरिया है ओडिशा और उसके आसपास के रीजन्स। ब्रह्म पुराण में प्राचीन कलिंग राज्य का विस्तृत जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है। यहाँ की कोस्टल जियोग्राफी, टेम्पल्स की लोकेशंस और इस एरिया के क्लाइमेट पैटर्न्स का बेहद एक्यूरेट वर्णन मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुराण में कोणार्क सूर्य मंदिर से भी पुराने सूर्य मंदिरों का जिक्र है, जो यह दिखाता है कि ओडिशा में सूर्य उपासना की ट्रेडिशन कितनी प्राचीन है। तीसरा मेजर फोकस एरिया है राजस्थान की चंबल रिवर सिस्टम। ब्रह्म पुराण में चंबल की ट्रिब्यूटरीज का डिटेल्ड मैपिंग है। इसमें बताया गया है कि कौन सी छोटी नदियां चंबल में कहां जाकर मिलती हैं, इस एरिया की टेरेन कैसी है और यहाँ के जल स्रोतों की क्या विशेषताएं हैं। यह इंफॉर्मेशन उस समय के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि राजस्थान जैसे एरिड रीजन में वाटर सोर्सेज की नॉलेज सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी। अब बात करते हैं कि यह जियोग्राफिकल नॉलेज आई कैसे। ब्रह्म पुराण एक कॉम्पाइलेशन है जो सदियों से चली आ रही ओरल ट्रेडिशन है। उस समय के ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स और एक्सप्लोरर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे और ये जानकारी जेनरेशन से जेनरेशन पास होती रहती थी। ब्रह्म पुराण इस कलेक्टिव नॉलेज का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। इसमें नॉन सेक्टेरियन अप्रोच अपनाया गया है, यानी यह सिर्फ विष्णु टेम्पल्स या शिव टेम्पल्स पर फोकस नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों के महत्वपूर्ण स्थानों का जिक्र करता है। यह दिखाता है कि इसका मकसद सेक्टेरियन प्रचार नहीं, बल्कि जेन्युइन जियोग्राफिकल डॉक्यूमेंटेशन था। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका एनसाइक्लोपीडिक नेचर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुराण सिर्फ रिलीजियस बुक्स नहीं है, बल्कि वास्ट ऑफन एनसाइक्लोपीडिक वर्क्स हैं। इनमें फिक्शन से फैक्ट्स तक, प्रैक्टिकल रेसिपीज से एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी तक, जियोग्राफिक महात्म्य से कॉस्मेटिक्स तक
फेस्टिवल से एस्ट्रोनॉमी तक सब कुछ कवर किया गया है। ब्रह्म पुराण की एक यूनिक फीचर यह है कि इसे टाइम के साथ अपडेट किया जाता रहा। इसे उपग्रहण की प्रोसेस कहते हैं, यानी जैसे जैसे नई जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आती रहती थी, इसे टेक्स्ट में इनकॉर्पोरेट किया जाता रहता था। यही वजह है कि इसकी डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कुछ वेरिएशंस भी मिलते हैं। सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि ब्रह्म पुराण में जो जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस हैं, वे केवल मैक्रो लेवल पर नहीं हैं। इसमें माइक्रो लेवल की डिटेल्स भी हैं कि किसी तीर्थ के आसपास कौन से ट्री स्पीशीज मिलते हैं, वहाँ का वाटर क्वालिटी कैसी है, कौन सा सीजन विजिट करने के लिए बेस्ट है। यह लेवल की डिटेलिंग दिखाती है कि यह टेक्स्ट वास्तव में फील्ड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ट। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका कॉस्मोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ब्रह्म पुराण में भारत के जियोग्राफी को कॉस्मिक फ्रेमवर्क में रखकर एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जम्बू द्वीप की कॉन्सेप्ट है जो आज के एशिया कॉन्टिनेंट से कॉरेस्पॉन्ड करता है। यह अप्रोच दिखाती है कि उस समय के स्कॉलर्स लोकल जियोग्राफी को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश कर रहे थे। इस टेक्स्ट में हाइड्रोलॉजी की भी बहुत अच्छी समझ दिखाई गई है। गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में जो जानकारी दी गई है उसमें मेन स्ट्रीम, ट्रिब्यूटरीज, डेल्टा फॉर्मेशन और सीजनल वेरिएशंस सब कुछ का मेंशन है। यह दिखाता है कि उस समय के लोगों को हाइड्रोलिकल साइकिल की अच्छी समझ थी। ब्रह्म पुराण में क्लाइमेट पैटर्न्स का भी जिक्र मिलता है। अलग अलग रीजन्स के मानसून पैटर्न्स, ड्राई सीजन्स और टेम्परेचर वेरिएशंस का वर्णन है। यह इंफॉर्मेशन उस टाइम के एग्रीकल्चरिस्ट्स और ट्रेडर्स के लिए बेहद वैल्यूएबल थी। मॉडर्न टाइम्स में जब स्कॉलर्स ने इस टेक्स्ट को रीएनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि इसकी जियोग्राफिकल एक्यूरेसी रियली रिमार्केबल है। हालांकि यह टेक्स्ट कॉस्मोलॉजिकल और मिथोलॉजिकल फ्रेमवर्क में लिखा गया है, लेकिन इसकी फैक्चुअल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन काफ़ी रिलायबल है। आज के एरा में भी ब्रह्म पुराण का जियोग्राफिकल कंटेंट रिलेवेंट है। हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज, रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स और हेरिटेज साइट आइडेंटिफिकेशन के लिए इसकी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता रहता है। गोदावरी रिवर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में इसके डिस्क्रिप्शंस को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ब्रह्म पुराण सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं है। इसमें नेबरिंग रीजन्स का भी मेंशन है, जो दिखाता है कि उस समय के लोगों की जियोग्राफिकल अवेयरनेस काफ़ी एक्सटेंसिव थी। यह ट्रेड रूट्स और कल्चरल एक्सचेंजेज की इंफॉर्मेशन भी देता है। सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि ये टेक्स्ट केवल एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बनाया गया था। यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट था जिसका इस्तेमाल रियल लाइफ में होता था। ट्रैवल प्लानिंग से लेकर रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेज तक, ट्रेड रूट से लेकर सेटलमेंट प्लानिंग तक। आखिर में यह कहना होगा कि ब्रह्म पुराण सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट ही नहीं है, बल्कि यह भारत की एंशिएंट जियोग्राफिकल नॉलेज सिस्टम का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है। इसमें जो जियोग्राफिकल डिटेलिंग और एक्यूरेसी है वह दिखाता है कि हमारे पूर्वजों का ऑब्जर्वेशन स्किल और डॉक्यूमेंटेशन कैपेबिलिटी कितनी एडवांस्ड थी। यह टेक्स्ट आज भी एक वैल्यूएबल हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल रिसोर्स है जो हमें अपने एंशिएंट नॉलेज सिस्टम्स को समझने में मदद करता है।